नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। संसद के बजट सत्र के दूसरे दौर की आज हंगामेदार शुरुआत हुई है। भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने संसद के दोनों सदनों में ये मुद्दा उठाया और जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी से माफी की मांग भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की गरिमा को गिराने का काम किया है, इसलिए उन्हें सदन में आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। तो किस तरह से राहुल गांधी के बयान पर घमासान हुआ है, वो आपको सुनवाते हैं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए। सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। नौ साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली दी। 3 पीढ़ियों का अपमान है जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in a university. The reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. It's a fact. It's shameful, but it's true.
And this is not the India that all of us are used to. मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस सदन में भारत की स्थिति को देखते हुए वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर अ ब्लॉसमिंग डेमोक्रेसी। अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे। आगे बढ़ते हैं। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच जो है वो आगे की सुनवाई करेगी। इस मामले से जुड़ी 15 याचिकाओं के खिलाफ केंद्र सरकार पहले ही हलफनामा दाखिल कर अपने ऐतराज दर्ज करवा चुकी है। आज की सुनवाई में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अहम टिप्पणियां की है। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। आज की सुनवाई के अहम बिंदुओं की अगर हम बात करें तो आपको बताएं यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजों का संविधान पीठ है वो इस मामले की सुनवाई करेगा। 3 जजों के पीठ ने यह मामला 5 जजों को आगे बढ़ा दिया है। केंद्र समलैंगिक शादी के खिलाफ अपने रुख पर अभी भी कायम है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक प्रेम की आजादी दी है लेकिन शादी की नहीं, ये केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर कहा गया है। ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है, ये सरकार ने आज बात कही है। ये ऐसा मामला है जिसका समाज पर असर होगा, ये बात केंद्र की तरफ से कही गई। और ऐसे शादी वाले जोड़े के गोद लिए बच्चे की मानसिक अवस्था समझना जरूरी है। यहाँ पर केंद्र की तरफ से ये भी कहा गया कि एक बच्चा महिला को माँ और पुरुष को पिता के नजरिए से देखता है। समलैंगिक जोड़े के गोद लिए बच्चे का समलैंगिक होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसकी तरफ से ये कहा गया, जब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि एक महिला को मां के रूप में और पुरुष को पिता के नजरिए से बच्चा देखता है, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि समलैंगिक जोड़े के गोद लिए बच्चे का समलैंगिक होना जरूरी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने जवाब देने के लिए यहाँ पर समय मांगा है और इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग की भी मांग जो है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। तो काफ़ी ये अहम मामला है, काफ़ी संवेदनशील मामला है और यहाँ पर बात मानसिकता की भी है, सोच की है, जो कि समाज को लेकर भी लगातार उठाई जा रही है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, कल जब केंद्र की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया था तो उसमें कहा था कि ये परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। आज एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया जिसमें बच्चों की बात की कि जो ऐसे जोड़े जो हैं वो जब बच्चों की माँ को गोद लेंगे तो उनकी मानसिक अवस्था को भी समझना जरूरी है। माँ को, महिला को ही वो माँ मानेगा और पुरुष को ही पिता मानेगा। ये यहाँ पर बिंदु उठाया गया। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताएं। जी देखिए, ये हलफनामे में भी ये बात कही गई थी कि जो भारत का समाज है उसकी जो अवधारणा है वो पुरुष को पति मानता है और इसके साथ साथ जो पत्नी है वो महिला होती है, जैविक महिला होती है और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो उनकी संतान होती है। ये एक ऐसी परिवार की अवधारणा ये कहा गया था और ये भी कहा गया था कि संसद के पास ये अधिकार है, संसद को ही इस पर बहस करने की इजाज़त होनी चाहिए और के जो विधायी जो मामला है उसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। एक तरह के पॉलिसी का मामला है। साथ ही ये भी कहा गया था कि इस तरह के विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। ये सामाजिक लोकाचार के भी खिलाफ है, नैतिकता के भी खिलाफ है और कानूनों के भी खिलाफ है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसमें महिला होना जरूरी है, जो पत्नी है, पति जो है उस पुरुष होना जरूरी है जैविक रूप से। ऐसे में उन कानूनों का क्या होगा ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रखी गई केंद्र सरकार की तरफ से सारी बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इन तमाम चीज़ों में संवैधानिक अधिकारों और कानून जो विधान है उनको के बीच में संतुलन बनाने को लेकर एक सुनवाई करेगा। 5 जजों को संविधान पीठ के पास ये मामला भेज दिया गया है। मामले की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नियमों के मुताबिक मामले की लाइव स्ट्रीमिंग होती है जो 5 जजों के संविधान पीठ के सामने होती है। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है। 18 अप्रैल से फाइनल सुनवाई होगी और एक लंबी चौड़ी सुनवाई यहाँ पर होने वाली है और इसके बाद एक बड़ा फैसला आएगा जो देश के हम ये कहेंगे कि अधिकारों को लेकर एक नए अध्याय को जन्म देगा। जी बिल्कुल आशीष, आप इस तरह के मामले पहले भी कवर करते रहे। यहाँ पर अगर बात की जाए कि बराबरी का जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है, ये सवाल भी उठाया जा सकता है क्योंकि ये उनकी निजता का मामला है, ये उनकी निजी चॉइस का मामला है। जी देखिए, केंद्र सरकार का इस पर साफ तौर पर कहना है कि जो निजता के अधिकार का मामला हो, चाहे फिर
यौन पसंद का मामला हो, ये तमाम चीज़ों को तो सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुका है, ये स्वतंत्रता के दायरे में आ चुके हैं सारी चीज़ें। लेकिन विवाह के तौर पर मान्यता देना ये वो अधिकार नहीं है। आप साथ रह सकते हैं, समलैंगिक लोग साथ रह सकते हैं, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। गे हैं या लेस्बियन है वो अपने साथ रहे, उसमें किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुका है इन मुद्दे को। ये कोई अपराध नहीं है, ये दायरे से बाहर हो चुके हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, और राइट टू लाइफ में शामिल कर चुका है कि ये व्यक्ति का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है, वो किस तरीके से अपना जीवन किसके साथ बिताना चाहता है। लेकिन ऐसे लोगों को जो समलैंगिक हैं उनको शादी के तौर पर मान्यता देना, इस पर केंद्र सरकार को आपत्ति है। और यही ये आपत्ति वो ये कह रहे हैं कि ऐसा भारत के समाज में परिवार की अवधारणा में शामिल नहीं होता है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ेंगे, क्योंकि उन कानूनों में पत्नी का मतलब महिला होता है जैविक रूप से, और पति का मतलब पुरुष होता है जैविक रूप से। इसके अलावा जिस बच्चे को ये लोग गोद लेंगे उसकी मानसिक स्थिति भी समझनी होगी। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो बच्चा भी समलैंगिक हो, जो समलैंगिक बच्चे माँ बाप के साथ रहे। तो बहुत सारे इशू हैं जिन पर यहाँ पर अब एक लंबी चौड़ी और एक बहुत बड़ी सुनवाई और एक अहम सुनवाई होने वाली है, और निश्चित तौर पर इस सुनवाई में काफ़ी कुछ निकल कर आएगा जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ने जा रहे हैं। शशांक शेखर झा हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले में इंटरवीनर भी हैं, और साथ ही आभा सिंह जुड़ रही हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। आभा जी, पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। काफ़ी संवेदनशील मसला है, काफ़ी पेचीदगियों से भरा ये मसला है, लेकिन एक समाज के तौर पर ये बहुत ज़्यादा असर भी डालेगा, क्योंकि एक बहुत छोटा सा तबका है समलैंगिकों का जो अपने अधिकार की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, और जो अपने रिश्ते को एक तरह से कानूनी हक दिलवाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज जो बात कही गई उसमें परिवार, हमने ये भी देखा कि केंद्र ने कहा है कि परिवार की जो अवधारणा है उसके खिलाफ है, कि एक पुरुष ही पति होता है, एक महिला ही जो है वो पत्नी होती है। तो इसको जब समलैंगिक कह रहे हैं कि ये हमारी चॉइस का मामला है, ये हम तय कर लेंगे कि कौन क्या रोल निभाएगा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा तय किया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये मेरा मानना है कि आज 5 मेंबर बेंच को क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो 3 मेंबर बेंच को मुश्किल आ रही थी इसको डिसाइड करने में। होता यही है, 5 के बाद 9 के पास भी जाता है, मामले की सीरियसनेस देखते हुए, उसका इम्पैक्ट देखते हुए। और अगर केंद्र सरकार ने कहा कि ये बाकी कानूनों पे भी असर पड़ेगा, तो मैं एज अ लॉयर देखती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस पत्नी पे होता है, उसका जो है वो मेंटेनेंस मांगने जाती है, वो राइट टू रेजिडेंस मांगती है। तो इसमें बिल्कुल पति पत्नी कौन होगा, पूरा डेफिनेशन ही बदल जाएगा कि पुरुष पत्नी होगा, इसमें कौन सा पार्टनर होगा जो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, कौन इंटरिम रिलीफ मांग सकता है। तो ये एक झटके में इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं ला सकता। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल जब इसका इतना लार्ज स्केल इंपैक्ट होगा तो इसमें आप स्टेक होल्डर्स के साथ साथ आप इसमें थोड़ा डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए। और अगर पार्लियामेंट कहती है कि ये पॉलिसी मैटर है, तो विधि बनाने का कार्य जो पावर्स है पार्लियामेंट के पास है, तो वो भी गलत नहीं है। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लॉ किसको कहते हैं, हम कहते हैं कि जो बहुत हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, ब्रिटिश का तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कन्वेंशन पे ही बैठा हुआ है। तो जो हमारी वो है कि पत्नी जो नारी है वही माँ होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा किसको माँ बोलेगा, किसको पिता बोलेगा, ये सब चीजें आप एक झटके में पूरे परिवार को नहीं उल्टा पुल्टा कर सकते। तो ये इसके लार्जर रैमिफिकेशंस हैं। तो मेरा खुद मानना है कि 5 मेंबर बेंच इसको सुने, और उनके भी अगर परे है तो ये 9 मेंबर बेंच को भी दीजिए। और ये राइट टू प्रिवेसी की बात आती है, तो वैसे ही आप 377 को डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं। राइट टू प्रिवेसी के तहत आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन की आजादी है। तो शादी तो बहुत ही फर्क चीज है, आप ये कल्चर फैमिली पे भी अटैक कर रहे हैं, तो वो चीज देख के करिए, ये मेरा मानना है। नहीं, लेकिन आभा जी यहाँ पर फिर जब ये डिक्रिमिनलाइज इसको किया जा चुका है, साथ रहने की आज़ादी है, तो फिर शादी के उसमें आकर यहाँ पर ये अड़चन क्यों आ रही है? ये कहीं ना कहीं मानसिकता पर भी सवाल उठाता है ऐसे में कि हम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, स्वीकार क्या करें हम कि मतलब 2 पुरुष होंगे, उनके बीच में एक बेटी गोद लेंगे और वो बेटी समझ नहीं पाएगी, और आपने कहा कि वो समलैंगिक नहीं, वो नॉर्मल चाइल्ड भी होगी, तो उस बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? आप आज कहते हैं कि मातृत्व जो है, मदर्स मिल्क इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड हेल्दी फॉर अ चाइल्ड, तो आपके तो सारे पैरामीटर्स उल्टे हो रहे हैं ना। तो आप फिर कल ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करेंगे, आप यही कहेंगे ना कि आप जो मैटरनिटी लीव देते हैं 6 मंथ्स की, आप कहते नहीं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो कहां से ब्रेस्ट आएंगे? आप फिर ओपनली कह रहे हैं कि एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत
जरूरत नहीं है। लेकिन तो अगर प्रैक्टिकली बात की जाए आभा जी, यहाँ पर तो ऐसे कई माएँ हैं जो बच्चे को जन्म देने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, तो आप भी समझती हैं। बिल्कुल तो नहीं, फिर बट आपको ये चीजें तो देखनी होगी ना कि व्हाट इज इट, व्हाट एक बच्चे के अधिकार में उसको माँ का प्यार भी है। तो फ्रॉम अ चाइल्ड्स राइट्स पर्सपेक्टिव आल्सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। और आप तो ये कहते हैं ना कि बस ये इक्वालिटी की बात है, जहां तक डीक्रिमिनलाइजेशन की बात थी वहां तक कोर्ट ने अलाउ कर दिया। आपको जो है ये आपकी राइट टू प्राइवेसी में नहीं आता है। मैरिज डज नॉट कम इन राइट टू प्राइवेसी। उनका कहना है कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे कोई क्रिमिनलाइजेशन नहीं है, यू कैन चूज योर पार्टनर, बट फॉर मैरिज सुप्रीम कोर्ट ने मना भी नहीं किया, लेकिन 5 मेंबर बेंच को देके ये कह दिया है कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। और मेरा भी मानना है कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। शशांक जी, आपको मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी। यहाँ पर परिवार की अवधारणा के खिलाफ इसे केंद्र बता रहा है, और अब आज जो एक मसला उठाया वही बच्चों को गोद लेने का मसला उठाया, और ये रखा गया कि विवाहित जोड़ा जो है एक बच्चे को गोद लेता है तो उस बच्चे की मानसिक अवस्था की भी बात है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को जिस तरह से बड़ा किया जाता है बच्चा उस तरह से बड़ा होता है। ऐसे में आप जो आभा जी कह रही हैं उसकी बात को कैसे देखते हैं, उनकी बात को? नमस्ते अदिति जी और आभा जी। अदिति जी, मेरा 2 स्पष्ट मानना है इस पे। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के पावर्स में डिफरेंस है। पार्लियामेंट कोई कानून बना सकता है और कोई कानून को हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गलत कानून है तो उसको हटा सकता है, लेकिन अगर कहीं वैक्यूम है तो उसमें कानून बना नहीं सकता। ये बहुत स्पष्ट है, और बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया हुआ जो संविधान है उसमें ये कहता है। लेकिन फिर अब दूसरे पक्ष में आते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सेप्ट करते हुए अगर इसको संवैधानिक बेंच के पास भेजा है तो क्या हो सकता है। मेरा मानना है कि ये ऐसा मामला है शादी विवाह का जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एंटर नहीं करना चाहिए। ना कि क्योंकि वो एंटर कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि देखिए 70 साल हो गए हैं, आप आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि पार्लियामेंट में भी जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, 130-140 करोड़ का देश है, सबकी एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें एंटर करता है तो मेरा मानना है कि सेम सेक्स मैरिज से फैमिली सिस्टम चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शादी की बात नहीं है, यहाँ पे एडॉप्शन की बात है, मेंटेनेंस की बात है, कस्टडी की बात है, राइट्स की बात है। उसके बाद एक और बड़ी बात है कि अगर आप फिर भी एंटर कर रहे हैं तो मेरा मानना है पर्सनली, क्योंकि मैं इसमें इंटरवेनर हूं, कि अगर आप सेक्युलर लॉज में करेंगे फिर भी शायद चल सकता है, लेकिन आप फिर रिलीजियस लॉज में कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास वो लिस्ट है जो 16 केसेस का है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 केसेस जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट को चेंज करने की बात की जा रही है। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू लीगल सिस्टम से आता है। अगर सिर्फ हिंदू में देखें तो दया भाग और मिताक्षरा, फिर जैन, बौद्ध, सिख और बाकी सब भी हैं। आप उसमें कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि आप रिलीजन को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन शशांक जी, फिर यहाँ पर कानूनी संरक्षण की भी बात आती है। अगर आप उनके रिश्ते को मान्यता, उनके अगर विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी तो उन्हें कानूनी संरक्षण भी नहीं मिलेगा, जो हम जानते हैं कि हमारे समाज में किस तरह की दिक्कतें जो है वो समलैंगिक झेल रहे हैं। ये हम में से किसी से छुपा नहीं है। नहीं, तो इसीलिए मेरा तीसरा पॉइंट है कि अगर फिर भी करना है, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस को लेके गया हूं कोर्ट में, मेरा मानना है, मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा मानना है कि अगर फिर भी करना है और हर रिलीजन में करना है तो फिर सिर्फ हिंदू से क्यों करना है। हिंदू तो फिर भी 10-15 हजार साल पुराना धर्म है। आप थोड़े नए से शुरू करिए। इस्लाम जहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आज सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी कहा सिविल कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम में, इस्लाम 1400 साल पुराना है, आप वहां से शुरू करिए। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे फिर क्रिश्चियनिटी में आइए जो 2000 साल पुराना है, फिर हिंदू जो 10,000 साल पुराना है वहां भी आ जाएगा। ये सिलेक्टिव टारगेट करना मुझे लगता है ये गलत है, और शायद इसीलिए इसका इतना विरोध हो रहा है। आप देखिए 16 पिटीशन में से सिर्फ 2 पिटीशन है जो हिंदू को टारगेट कर रहा है, बाकी सेक्युलर लॉज को। सेक्युलर लॉज में लाएंगे तो उतना विरोध नहीं होगा जितना हिंदू लॉज में लेके आएंगे, क्योंकि 1955 में भी यही किया गया था। हिंदूज को और हिंदू, बौद्ध, सिख को आपने एक के अंदर में किया था, लेकिन बाकी लोगों को आपने छोड़ दिया था वैसे ही, और आज सेम 2023 में वही बात आ गई है। तो क्यों सिर्फ हिंदू? तो ये जो एक कदम हम आगे बढ़े थे शशांक जी, जब हमने इस समलैंगिकों को डीक्रिमिनलाइज किया था या समलैंगिक रिश्तों को डीक्रिमिनलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब उस विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी तो वापस ये कदम पीछे जाने वाली बात है। तो जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ तो अन्याय ही होने जा रहा है फिर। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको डिक्रिमिनलाइज किया था, 2 केसेस हैं जो बार बार बात उठती है, नवतेज सिंह जौहर की और एक जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी का। दोनों केस में निजता के अधिकार और डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 या एलजीबीटी के राइट्स जो होते सबके ऊपर में बहुत डिटेल में बात हुई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट और हमारा देश की जो सरकार है, दोनों के सेम मत थे। केंद्र सरकार ने भी इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि एक आपके साथ एक तरह से आपके साथ गलत हो रहा था कि आपके राइट्स को छीना जा रहा था। यहां पे आप ये नए राइट्स के लिए इजाद करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको शादी का अधिकार चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। हिंदू मैरिज कैसे होता है?
आप राम सीता को देखते हैं कैसे उन्होंने शादी की, आप कृष्ण रुक्मणी को देखते हैं कैसे शादी की, और वहां से फॉलो होता हुआ आज शादी हो रहा है। आप ऐसे ही इस्लाम में जाएंगे तो देखा जाएगा पैगंबर मोहम्मद ने कैसे शादी की होगी, उस तरीके से मोहम्मद लॉ वहां से डिराइव हुआ है। क्रिश्चियनिटी में भी उस तरीके से देखा जाएगा जीसस क्राइस्ट के आसपास किस तरीके से चीजें चलती आई है। तो आज क्या केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है कि वो जाके कुरान या अपने हमारे हिंदू रीति रिवाज या क्रिश्चियनिटी में वो बदलाव? मैं आभा जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। आभा जी, यहाँ पर संसद के अधिकार क्षेत्र की बात जो बार बार निकल कर आती है और शशांक जी भी उसका जिक्र कर रहे हैं, संसद के अधिकार क्षेत्र में तो ये भी था कि जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण जो है, वो जो भागीदारी है जो वो दी जानी चाहिए, वो भी तो अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे तो बहुत से महत्वपूर्ण मसले हैं जिनको हमारे प्रतिनिधि जो है वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है ये एक लोकतांत्रिक समाज के तौर पर भी देखने का है कि क्या जो एक बहुत छोटा सा तबका है समलैंगिकों का, उन्हें हम जगह नहीं दे सकते? देखिए, जगह तो दी जा रही है। आज उनको जॉब में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म्स में उनका थर्ड जेंडर के करके उनको बाइज्जत दिया जा रहा है। और रही बात रिजर्वेशन की, तो मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया आज तक कि महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि वो पार्लियामेंट बनाएगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? अगर कानून गलत बना है तो आप उसको अल्ट्रा वायर्स करिए, लेकिन हम कानून बना नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट 5 बेंच को दे रहा है सुनने को, वही मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है, क्योंकि ये आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में आप एक तरह से आर्गुमेंट की बात पे आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको हिंदू मुस्लिम बात नहीं ला रही हूँ, मैं इसको सिर्फ ये ला रही हूँ कि आप जो है, जब मेंटेनेंस की बात आएगी, हु विल बी द वुमन, आदमी डिसाइड करेगा, वो कपल डिसाइड करेगा। ये सब इश्यूज जो आएंगे, रेप की डेफिनेशन में 376C की जो डेफिनेशन का क्लॉज आएगा, उसमें क्या डिसाइड किया जाएगा, डिवोर्स के क्या प्रोसीजर्स होंगे, आप सब कुछ देखेंगे। और रही बात ये कहना कि आपको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है ना, दैट इज व्हाट द बिगेस्ट थिंग वाज। और ये बात सही है कि कुछ कंट्रीज में तो फांसी हो जाती है इस पे, लेकिन इंडिया इज सच अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर कंट्री। हमने कोर्ट ने योर राइट टू प्राइवेसी अगर हम दे रहे हैं, तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज योर प्राइवेट डिसीजन, इट इज योर चॉइस। तो डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन मैरिज इज अ वेरी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और एक ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन को आप डैमेज करने से पहले आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। शायद इसीलिए आज तक हम मैरिटल रेप को गुनाह सुप्रीम कोर्ट नहीं बना पाया है। बार बार हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट में जब हो रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज ने डिसेंटिंग ऑर्डर दिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कह देने की नहीं, मैरिटल रेप इज एन ऑफेंस। कितने हाई कोर्ट्स में मामला हुआ है, क्योंकि आप अपने आप करके कि मैरिटल रेप इज एन ऑफेंस करके आप अगर उसको लगा देंगे, तो भी वो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करेगा। और ये मसला ऐसा भी है आभा जी की जो बहुत असर डालेगा समाज पर भी, समलैंगिकों की जिंदगी पर भी। इसीलिए अगर बड़ी बेंच को जा रहा है यहाँ पर, तो ये एक स्वागत योग्य कदम ही है, क्योंकि हर तरह का पर्सपेक्टिव जो है, हर तरह के विचार जो है वो सुनने को मिलेंगे। आभा जी, बिल्कुल 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 अदिति जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हिम्मत करके 5 मेंबर बेंच पे भेजा है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैरिटल रेप को आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि उसको ऑफेंस करके डिक्लेयर कर दे, क्योंकि वो उसमें फिर एकदम लेजिस्लेचर और जुडिशरी आमने सामने आ जाएंगी। क्योंकि आपको कानून अगर गलत बना है, आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अहम मसला है। अब 18 अप्रैल को इस मामले पर अंतिम सुनवाई जो है वो शुरू होगी। देखेंगे कब तक ये मसला जो है चलता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय इसमें आता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो भी इस मामले की जो सुनवाई होगी उसकी की जाएगी, ताकि देश को पता चल सके कि इसमें क्या क्या पक्ष जो है वो रखे जा रहे हैं और ये कितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है। शशांक शेखर जी, आभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और वक्त निकाला। तो फिलहाल 5 की बात में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसी कार्रवाइयों के आगे झुकने वाले नहीं हैं और इन छापों से साबित हो गया है कि बीजेपी में लड़ने की क्षमता नहीं है। उन्होंने ईडी के बरामदगी वाले बयान पर भी अपना पक्ष रखा। सुनवाते हैं आपको। ज्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है 4थे नंबर की, 5वीं नंबर की, 6ठी नंबर की, 7वीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जा करके अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझे 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1 लाख 2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज्यादा तो गिरिराज सिंह जी का जो चोरी हुआ था उससे ज्यादा पैसा तो वहां था, करोड़ों की रकम। तो इस तरह का भयावह
न्यूज प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, इनको जो करना है कहना है ये करते। हमने पहले भी कहा था कि बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में, और भीड़ देख के जब पकड़ा गई उसी टाइम सरेंडर कर दिया, लड़ने दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े हम जीते कई मुकदमे। और हर चीज ये सब बताने की चीजें थोड़ी ना होती है। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें, और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर तेजस्वी यादव काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और वो साफ तौर पर उसी बात को दोहरा रहे हैं जो उनकी पार्टी के लोग भी कहते आ रहे हैं कि जो पूर्णिया की रैली हुई थी उससे बीजेपी डर गई है और लड़ने की क्षमता नहीं है। जब से हम महागठबंधन जो साथ आया है उसके बाद से बीजेपी बौखलाई हुई है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जब भी किसी एजेंसी के दस्तक उनके घर या उनके परिवार के सदस्यों पर पड़ता है तो वो खुद सार्वजनिक रूप से वो बाहर आकर काफी आक्रामक मुद्रा में दिखते हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ जब वो पटना लौटे हैं तो न केवल एयरपोर्ट पर बल्कि विधानसभा परिसर में भी जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि इससे तो कई अधिक पैसा जो है जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं उनके घर से जब्त हुआ था। उस समय किसी एजेंसी ने तो कभी इस तरीके का हल्ला नहीं किया और ना ही कोई जांच की। तो तेजस्वी यादव को ये शायद इस बात का अंदाजा है और इस बात का आभास है कि ये लड़ाई जो है थोड़ी लंबी खींचेगी, लेकिन अगर वो आक्रामक हैं तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में उन्हें मालूम है कि इन जांच से महागठबंधन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। उन्हें पूरी तरीके से नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के अन्य साथियों का एक तरह से समर्थन प्राप्त है। कोई आज उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है बल्कि वही हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से तेजस्वी यादव मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जितनी भी एजेंसियां उनके खिलाफ या उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जांच तेज करेगी, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप से इसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में एक तरह से वो परिवर्तित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमसे बीजेपी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, वो हार मान चुके हैं। इसी के लिए उसने केंद्रीय एजेंसियों को हमारे खिलाफ कर दिया है या हमारे खिलाफ जांच इतनी तेजी से शुरू हो गई है। अदिति। बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक रूप अब इस मसले ने पूरी तरह से ले लिया है, विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप यही लगा रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल जो है वो बीजेपी या सरकार जो है वो करती है। ऐसे में भले ही बिहार में चुनाव नजदीक ना हो मनीष, लेकिन कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और खासकर अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में ये जो मुद्दे हैं ये विपक्ष शायद आसानी से अब छोड़ना भी नहीं चाहता है, भले ही वो खुद मुसीबत में क्यों ना हो। हाँ, ये बात अदिति सही है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, जब से संसद चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, वैसे में बीजेपी को भी किसी न किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के लिए जो है विपक्ष काफी न केवल आक्रामक है बल्कि वो एकजुट है। और उनको लगता है कि उनके खिलाफ उनके पास बीजेपी के खिलाफ इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब ज्यादा साक्ष्य हैं, ज्यादा सबूत हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। इसलिए अब इन एजेंसियों की जितनी भी जांच उनके खिलाफ तेज हो या उनके ऊपर छापा पड़े, उनके समर्थकों में तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। प्रयागराज की बात करते हैं, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ से अवैध तरीके से उसके गुर्गों की मुलाकात कराने के मामले में एसआईटी ने मनोज गौड़ नाम के एक सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही पर आरोप यह है कि वो प्रयागराज से आने वाले गुर्गों की बिना पर्ची के अशरफ से जेल में अलग जगहों से ले जाकर मुलाकात करवा रहा था। सर्विलांस रिकॉर्ड में उसका नंबर मिलने के बाद कई और सबूत जुटाकर आज इस सिपाही की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस मामले में जफरुद्दीन नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को भी अरेस्ट किया गया है। आपको यहाँ पर सुनवाते हैं बरेली के जो एसपी सिटी हैं राहुल भाटी, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। मैत्री चैनपुर स्थित केंद्रीय कारागार 2 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था
उसमें पहले 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था। उसके बाद अभी एक पीलीभीत जेल में तैनात मनोज गौंड नाम का सिपाही है, जो 3 महीने पहले बरेली जेल में तैनात था और बरेली जेल में गैरकानूनी तरीके से और फर्जी दस्तावेजों पे मिलवाने के अपराध में इस सिपाही को जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम शफरुद्दीन है, जो बरेली का निवासी है, उसको भी जेल भेजा जा रहा है। तो हमारा नामजद अभियुक्त लाला गद्दी है, उसके साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और उसी के साथ अंदर गैरकानूनी तरीके से व्यक्तियों को मिलवाने का काम करता था। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर अशोकनगर में शनिवार से करीला मेला शुरू हुआ है, लेकिन मेले में जानकी मंदिर में नृत्य के लिए आई राई नृत्यांगनाओं का प्रशासन ने HIV टेस्ट करवाया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट करवाया गया है। जिले में करीला का मेला जो है वो माता जानकी के नाम से सदियों से लगता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठाया गया है कि जब ये HIV टेस्ट कराया गया तब नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि जब HIV टेस्ट होता है तो वो सार्वजनिक नहीं किया जाता। उस तरीके से उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो सूचना है वो सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर टेस्ट हुआ है और जो ये नृत्यांगनाएं थी जिनकी इजाजत लेने की बात थी वो भी बताया गया कि उनसे इजाजत नहीं ली गई। सिर्फ जो सफाई प्रशासन की तरफ से आई वो ये आई कि आंखों ही आंखों में हमने उनसे एक तरह से इशारा करके पूछ लिया कि हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन कई सारे उल्लंघन यहाँ पर हुए हैं जो नियम है खासकर HIV टेस्ट को लेकर, उनको लेकर। तो यहाँ पर आपको हम सुनवाते हैं कि CMHO का क्या कुछ बयान है और उसके बाद हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभी हमने करीब 10 महिलाओं की HIV और हेपेटाइटिस B की टेस्ट किया है। ऐतिहासिक तौर पे हमें जरूरी लगा कि कभी श्रद्धालु आते हैं, नर्तकियाँ हैं, तो किसी के नेचर और उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए, इसलिए हमने किया। मैं आपको अपने पीछे एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये वो सरकार है, ये वो प्रदेश है जहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देने की बात की जाती है। हर सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले बेटियों की पूजा होती है और उसी राज्य में ये मान लेना कि बेड़िया समुदाय से आने वाली राई नृत्यांगनाएं वेश्यावृत्ति में ही हैं और एक धार्मिक आयोजन में वो वेश्यावृत्ति करने आई हैं, अपने आप में बहुत शर्मनाक है। साथ ही साथ NACO की 3 गाइडलाइंस हैं HIV टेस्ट के लिए, जिसमें सबसे पहली और अहम है कि उनकी गोपनीयता और उनसे उनकी मंजूरी, इजाज़त लेना। जब इस बारे में हमने बात की थी तो हमसे कहा गया कि हमने विजिबल कंसेंट लिया था, मतलब आंखों में देखा और उन्होंने स्वीकृति दे दी और प्रशासन ने टेस्ट कर दिया। हमने अभी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री को घेरा, संस्कृति मंत्री को घेरा और उनसे पूछा तो उनको जानकारी ही नहीं थी। आप अपने आप में सोचिए कि अगर कोई किसी भी कोई नृत्यांगना है, और ख़ास करके करीला मेले में तो संभवतः देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मां जानकी की अकेले पूजा होती है। ये माना जाता है कि वहां पर लवकुश का जन्म हुआ था और जब लवकुश का जन्म हुआ तो आसमान से अप्सराएं उतर कर आई थी और उन्होंने नृत्य किया था। और इसी नृत्य के मानक में माना जाता है कि राई की जो नृत्यांगनाएं वो नृत्य करती हैं। तो हिंदू धर्मों के प्रतीकों के हिसाब से भी, नियम मानकों के हिसाब से भी ये मामला बहुत गंभीर है, खास करके उस राज्य में जहां मैं बार बार कह रहा हूं जहां सरकार कहती है कि वो बेटियों को बहुत महान दर्जा देती है। तो क्या इस तरह के आयोजन में आई महिलाओं को इस तरह से देखा जाएगा कि वो वेश्यावृत्ति में है और उनका HIV टेस्ट न सिर्फ कराया जाएगा बल्कि सार्वजनिक तौर पर उसकी फोटोग्राफी होगी, सब हंसेंगे। ये बहुत शर्मसार करने वाला मामला है।